प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन सभी किसान मित्रों का। मैं हूँ प्रतिमा शर्मा और मैं हूँ रजनीश गर्ग। रजनीश, बागों में बहार है। जी बिल्कुल है, फूलों पे निखार है और फूल भी खिले हैं चारों ओर। तो फिर हमारी मधुमक्खियां भी खुशहाल है। जी बिल्कुल सही कहा। और देखो ना, मधुमक्खियां इस समय मैं देखती हूँ चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, हरियाली है, कमाल का। मतलब हमारी प्रकृति का जो वातावरण है वो हम सबको खुशहाल कर रहा है। वहीं मधुमक्खियों को मैं देखती हूँ कि फूलों से रस चूस चूस कर कैसे खुश होकर उड़ रही होती हैं, और फिर इसी फूलों के रस को वो तब्दील कर देती हैं शहद में, जो शहद रूपी अमृत हम सब इंसानों को मिलता है। और ना जाने कितनी औषधियों के काम आता है, कितने ही इससे उत्पाद बनते हैं, और फिर यही उत्पादों को जब हम अपनाते हैं तो स्वरोजगार में भी बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा प्रतिमा। देखिए, मधुमक्खी पालन देश में एक बड़े स्वरोजगार के रूप में उभर रहा है, और बहुत सारे किसानों ने पारंपरिक खेती जो करते हैं उसके साथ साथ भी इस व्यवसाय को अपनाया, और खासतौर से युवा किसान खासतौर से मधुमक्खी पालन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही सरकार भी इस क्षेत्र में बहुत मदद कर रही है, ताकि जो भी हमारे युवा किसान हैं वो जब प्रशिक्षण लेकर इस व्यवसाय को अपनाएं, तो जो आपने कहा ना, शहद जो अमृत है, वो ना केवल उसकी जो मांग है वो हमारे देश तक सीमित रहे, बल्कि पूरी दुनिया में भी उसकी मांग बढ़े, और मांग बढ़ भी रही है, खासतौर से भारतीय शहद की। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इसको बहुत सलीके से, तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त करके हम इस रोजगार को हम अपनाएं। और यही कारण है कि आज का जो हमारा विषय है स्वरोजगार हेतु मधुमक्खी पालन, और इसके विशेषज्ञ जो हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में उपलब्ध हैं, डॉक्टर बलराज सिंह, जो कि अखिल भारतीय मधुमक्खी पालन अनुसंधान परियोजना में निदेशक हैं, पूसा नई दिल्ली से हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। और हम अपने सभी सुनने वाले किसान भाइयों को, मित्रों को ये बताना चाहेंगे कि अगर आपके जहन में मधुमक्खी पालन, स्वरोजगार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। सीधे हमारे एक्सपर्ट से बातचीत हम आपकी करवाएंगे। इसके लिए हमारा नंबर नोट कीजिए, 011-2342-1081। रजनीश, एक बार फिर से नंबर बता दें हमारे सभी सुनने वालों को। तो नंबर हमारा इस तरह से है, अगर दिल्ली से बाहर के लोगों के लिए जो STD कोड है दिल्ली का, वो है 011, और जो फोन नंबर है वो है हमारा 2342-1081। बहुत अच्छे तरीके से तो बता हमें दिया। बड़ी उम्मीद है कि जो भी हमारे किसान भाई बहन इस वक्त ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो भी इस व्यवसाय में आना चाहते हैं, तो वो उनकी जो भी जिज्ञासा है, जो भी प्रश्न है, जो भी वो पूछना चाहते हैं, तो हमसे फोन करके पूछ सकते हैं, और डॉक्टर साहब आपकी सभी जिज्ञासाओं का समाधान तुरंत आपको देंगे, तुरंत करेंगे। और डॉक्टर साहब को हमने इसीलिए आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में। और डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय है कि स्वरोजगार में मधुमक्खी पालन, तो मैं सबसे
पहले यही पूछना चाहूंगी कि मधुमक्खी पालन के क्या क्या फायदे हैं, सबसे पहले तो यही। जी बिल्कुल, तो आपने फायदे की बात की कि मधुमक्खी पालन के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या फायदे हैं। जी। तो देखिए, एक तो ये प्रकृति का जैव विविधता का एक अभिन्न अंग है मधुमक्खियां इस पृथ्वी के ऊपर। दूसरा सबसे बड़ा फायदा इनका होता है कि कृषि इन मधुमक्खियों के ऊपर जो परागण करता है, जो परागण में सहायक है, और इनमें 70 से 75% योगदान। हेलो हेलो जी सर, आ गए हैं हमारे कॉलर जी। पूछिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं ये जी नरोड के पास मुंडेड़ा से बोल रहा हूँ, सुखबीर नाम है जी। जी, क्या क्या सवाल है आपका, पूछिए। ये 2 साल पुराना शहद है जी, ये खराब तो नहीं हो जाएगा जी मधुमक्खी का? देखिए, आपका शहद जो है, एक तो आपने अगर वो छत्ते से या जो हम मधुमक्खी पालन करते हैं उसमें आपने अच्छा पका हुआ शहद लिया है, और फिर उसमें जो नमी की मात्रा है, जो निर्धारित नमी है, वो 18% से अगर ऊपर नहीं रही है जब आपने उसको परिरक्षित किया है, डिब्बा बंद किया है या जहां भी बर्तन में रखा है, तो निश्चित रूप से आपका शहद खराब नहीं होगा। शहद जब भी खराब होगा जबकि या तो उसमें मिलावट है किसी तरीके की, या उसको कच्चे रूप में छत्ते से तोड़ा गया है, या मधुमक्खी पालन के जो बक्से जो हम आजकल बी कीपिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे अभी पका नहीं था और जल्दीबाजी में उसको पहले ही हार्वेस्ट कर लिया, तो उस स्थिति में शहद खराब होता है। वरना सही तरीके से पका हुआ शहद और उसमें नमी की मात्रा अगर वो 18% से ज्यादा नहीं है तो वो शहद कितने सालों तक रखा रह सकता, उसमें कोई खराबी नहीं आएगी। जी चलो जी, बड़े मेहरबानी, धन्यवाद फोन करने के लिए जी। तो आगे हम आप बता रहे थे कि क्या क्या फायदे हैं। वो कृषि के अंदर भी इसका बहुत बड़ा योगदान है परागण के रूप में, और ये परागण करता है मधुमक्खियां। और इस पृथ्वी के ऊपर जितनी भी फसलें हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, चाहे वो वृक्ष हैं, चाहे वो फॉरेस्ट एरियाज हैं, घास है, फूस है, सबके अंदर फूल आते हैं। और वो 2 प्रकृति के होते हैं। एक प्रकृति है उनकी कि परपरागित फसलें, अच्छा। और एक प्रकृति होती है स्वपरागित फसलें। तो परपरागित फसलों का तो काम नहीं चल सकता जब तक कोई परागण करता ना हो। और मधुमक्खियां जो हैं वो 70 से 75% इस पृथ्वी के ऊपर योगदान देती हैं परागण के अंदर। जब भी आप और हमको खाना मिलता है, जब भी आप सौंफ का दाना, धनिया का दाना, या आपकी लौकी लगती है, तुरई लगती है, सब परपरागित फसलें हैं। मैंने बताया कि स्वपरागित फसलें भी कई होती हैं, जैसे टमाटर खुले खेत में जरूरत नहीं पड़ती। हेलो, मैं एक्चुअली गाजियाबाद से प्रिया बात कर रही हूँ। जी जी प्रिया जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। एक्चुअली मैं जानना चाहती हूँ कि नेशनल हनी मिशन है क्या? अच्छा, नेचुरल हनी है क्या? ये जो नेशनल हनी जो मिशन है, ये किस तरीके से हम देश के अंदर जो मीठी क्रांति लाएं उसको लेके है, मधुमक्खी पालन को लेके है। कैसे जब मधुमक्खियों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उसका एग्रीकल्चर को फायदा होगा। जैसे मैंने बताया आपका कि अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूं 2000 की, तो देश में कुल शहद का उत्पादन 10,000 मीट्रिक टन था, और गत वर्ष जो है वो लगभग 1,30,000 मीट्रिक टन से ज्यादा हो गया है। और यही नहीं, निर्यात भी हो रहा है। अब करीब करीब 800 करोड़ से ज्यादा का पिछले गत वर्ष में देश से शहद निर्यात हुआ है। इसके अतिरिक्त जो मुख्य फायदा है वो एग्रीकल्चर को है कि अगर मैं ये कहूं कि सालाना अगर हिंदुस्तान की पूरी कृषि की एक मूल्य निर्धारित कर दें टोटल एग्रीकल्चर का साल भर का, तो उसमें से 1.25 लाख करोड़ के लगभग जो वो मधुमक्खियों का योगदान है उस एग्रीकल्चर की वैल्यू के अंदर। और फिर परागण में कमी के कारण, डेफिसिट इन पॉलिनेशन, उसके कारण फसलों को नुकसान जो होता है, उपज कम हासिल होती है, गुणवत्ता कम मिलती है, चाहे वो सेब हो, चाहे वो शिमला मिर्च हो, चाहे वो दूसरी फसलें हो, जो भी हैं, उनमें गुणवत्ता का निर्धारण पॉलिनेशन के थ्रू होता है। जब परफेक्ट पॉलिनेशन होगा तो निश्चित रूप से सेब अच्छा बनेगा, हर फल अच्छा बनेगा, दाना ठीक बनेगा। तो उसमें जो डेफिसिट पॉलिनेशन के कारण भी लगभग 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का सालाना एग्रीकल्चर को हास होता है, नुकसान होता है। तो इसको अब मैं बता रहा हूं आपको कि वर्तमान में जो 2000 में स्थिति थी, वर्तमान में हमारे देश में 2.5 लाख के लगभग मधुमक्खी पालक हैं, और हमारे देश में
जो पालतू मधुमक्खियां हैं उनके जो बॉक्सेज हैं वो लगभग 32 से 35 लाख देश के अंदर विद्यमान हैं। तो इसमें बहुत अच्छी प्रगति हो रही है। इससे जो हमारी जैव विविधता है उसको भी फायदा है, शहद का उत्पादन हो रहा है, दूसरे जो बायो प्रोडक्ट्स हैं उनका वो भी मिलते हैं, और साथ साथ सबसे बड़ा जो योगदान है वो कृषि को है। और इस मधुमक्खी पालन से स्वरोजगार के उत्पन्न जो अवसर है वो जो उत्पन्न हो रहे हैं। तो इन चीजों को मुख्य ध्यान रख के ये मिशन चलाया गया है। सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे महिलाएं अगर करना चाहती हैं शुरुआत, तो क्या सरकार ने किसी आर्थिक सहायता की भी मतलब प्रावधान किया है? बिल्कुल, निश्चित रूप से आपको पहले वैज्ञानिक दृष्टि से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र या हमारी भी जो परियोजना की जो विभिन्न इकाइयां हैं, देश भर में 25 इकाइयां स्थापित है विभिन्न राज्यों में, कहीं भी आप प्रशिक्षण लें, आप खादी ग्रामोद्योग में लें या दूसरी जगह लें, जब वो सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा तो फिर आपको सरकार की जो राष्ट्रीय बी मिशन है, नेशनल बी बोर्ड है, उसकी जो योजनाएं हैं उनका आप लाभ ले सकते हैं। यही जानना चाहते हैं। तो प्रिया जी, आपने हमारे इस कार्यक्रम में फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे पास इस तरह के सवाल भी आ रहे हैं, प्रश्न भी आ रहे हैं कि लोग इस व्यवसाय में आना चाहते हैं, तो आपने अभी बताया जैसे 2.5 लाख से ज्यादा हमारे मधुमक्खी पालक हैं और भी लोग इस व्यवसाय में, खासतौर से युवा लोग, जैसे अभी महिलाओं ने बात की, महिलाएं भी आना चाहती हैं। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न अब यहाँ पर यही है, मुख्य प्रश्न कि अगर हम इस व्यवसाय को लगाना चाहते हैं तो किस तरह लगा सकते हैं? हेलो, मुझे लगता है कि हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से, अपना नाम बताएं। मैं मेघ सिंह बोल रहा हूँ, मैं बड़ी बावरी भजनपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ। अच्छा, भजनपुरा दिल्ली से, अपना सवाल पूछिए। सवाल ये है कि अभी अमरूद के पेड़ पे मधुमक्खी ने छत्ता डाला है जी, और वो कब तक ये पूरा करेगी उसको तोड़ने की, कितने दिन बाद तोड़ेगी? अच्छा, कहाँ पे बनाया है? अमरूद के पेड़ में जी। तो देखिए, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सी प्रजाति का वो उसने छत्ता बनाया है। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप दिल्ली में है, क्योंकि जो एपिस डोरसाटा जो जंगली प्रजाति है वो ज्यादातर बड़े बरगद के पेड़ों पे या ऊंची बिल्डिंगों पे अपना छत्ता बनाती है। और दूसरी जो हमारी एपिस फ्लोरिया जो है, जिसको हम लिटिल बी भी बोलते हैं, वो अक्सर घास फूस में, बोगनविलिया वगैरह में, इनमें अपना छत्ता बनाती है। और एपिस सराना इंडिका हो सकता है वो आपके अमरूद के बाग में छत्ता बनाए, तो उसको देख के ही बताया जा सकता है। आप कभी अगर पूसा संस्थान में कभी आप आते हैं तो आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी इस विषय में दी जाएगी। तो सर, जैसे इन्होंने पूछा कि कितने दिनों में छोटी मधुमक्खियां हैं जी, छोटी मधुमक्खियां हैं, छोटी हैं, तो हो सकता है स्टिंगलेस बीज भी हों, जो डंक रहित मधुमक्खियां होती हैं वो भी अपना छत्ता बनाती हैं, बहुत छोटा। तो वो तो उनसे शहद ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन वो पॉलिनेशन में काम करती हैं। ऐसी परिस्थितियों में जहां और मधुमक्खियां नहीं होती तो स्टिंगलेस बीज वहां पे काम कर देती हैं। तो मतलब ये पूछना ही भी चाह रहे थे कि अगर शहद निकाला जाए तो कितने दिन में तैयार हो जाए? देखिए, इनको पहले देखना पड़ेगा पंडित जी, क्योंकि प्रतिमा जी देखिए कि हमें पहले पता लगाना पड़ेगा कौन सी प्रजाति है। अगर स्टिंगलेस बीज है तो उनको बहुत ज्यादा शहद नहीं मिलेगा, वो ज्यादा शहद का उत्पादन नहीं करती। जहाँ मेलीफेरा में एक बॉक्स में, हेलो, हाँ जी, आप इसकी आवाज अपने उसकी कम करिए, आप अपने रेडियो की आवाज थोड़ी सी कम कर लेंगे तो आप तक आवाज पहुंचेगी हमारी सही से तरीके से जी। तो मुझे लगता है कि आपके सवाल का आंसर है जो मिल गया होगा। जी, अब तो आवाज आ रही होगी। हाँ जी, हाँ, तो प्रजाति की जानकारी होने के बाद हम आपको पूरी चीज को बता सकते हैं। बाकी स्टिंगलेस बीज में ज्यादा शहद नहीं मिलता, बाकी फ्लोरिया का उत्पादन भी कम होता है। सबसे ज्यादा उत्पादन जो हमारा पालतू रूप में एपिस मेलिफेरा का है, और करीब करीब अगर अच्छा बक्सा है और अच्छी फसलें हैं तो साल भर में 30 से 35 किलो शहद उसमें मिल जाता है एक बॉक्स से। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो
डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि जैसा कि हम पूछ ही रहे थे, तो मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि अभी हमारे किसान भाई ने पूछा कि हम कौन कौन सी प्रजातियां जो कि बी कीपिंग के लिए रख सकते हैं, जिसको हम कमर्शियल स्केल पे हम अगर इस व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहें, और उसकी थोड़ी शुरुआत कैसे करनी चाहिए? बिल्कुल। तो कॉमर्शियल स्केल पर जब व्यापारिक स्तर पर मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो 2 प्रजातियां प्रमुख रूप से हमारे देश में मधुमक्खी पालन के रूप में अपनाई जाती हैं। एक है एपिस मेलिफेरा, जिसको हम यूरोपियन बी या इटालियन बी बोलते हैं, और ये बहुत सक्षम प्रजाति है। उत्तर भारत के मैदानों में, मध्य भारत में इसका उपयोग मधुमक्खी पालन के रूप में किया जाता है, और इसका शहद का उत्पादन भी सबसे ज्यादा है और बहुत सक्षम परागणकर्ता के रूप में ये काम करती है। दूसरी हमारी खुद की हिंदुस्तानी मक्खी है, वो है एपिस राना इंडिका। ये इसके बाद है। इसका जैसे मैंने बताया मेलिफेरा का शहद का उत्पादन वो 30 से 35 किलो पर बॉक्स हो सकता है। ऐसे सिराना का करीब 15 किलो के लगभग हो सकता है। ये भी सक्षम परागण करता है और ये कोस्टल रीजन्स में और पहाड़ी क्षेत्रों में। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? कौन? नमस्कार मैम, मैं मनोज कुमार बात कर रहा हूँ, जनपद बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से। जी जी मनोज जी, पूछिए अपना सवाल। मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो हम जो मधुमक्खी पालन करते हैं उससे जो हमारी फसलें जो होती हैं उसके उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अच्छा, हाँ बिल्कुल। देखिए, मैंने पहले ही शुरुआत में ये बताया था, मधुमक्खियों का परागण के अंदर, फसलों के परागण के अंदर महत्वपूर्ण योगदान है। 2 तरीके की फसलें होती हैं, परपरागित और स्वपरागित। परपरागित फसलों का तो काम चल ही नहीं सकता जब तक इस प्रकृति में परागण करता ना हो। यहां तक कि स्वपरागित फसलों में भी दिक्कत आती है। जैसे मैंने टमाटर की बात की, टमाटर की खेती खुले खेत में करते हैं, स्वपरागित है, कोई जरूरत नहीं है पॉलिनेशन की, लेकिन उसी टमाटर को हम ग्रीन हाउस में कर रहे हैं, नेट हाउस में कर रहे हैं, जहां हवा का आदान प्रदान नहीं है, एयर मूवमेंट नहीं है, तो वहां एडिड पॉलिनेशन की जरूरत पड़ेगी आपको। फिर जैसे आपकी रेप सीड एंड मस्टर्ड, 2 फसलें होती हैं, ये तिलहन फसलें हैं। तो रेप सीड क्रॉस पॉलिनेटेड है, लेकिन मस्टर्ड सेल्फ पॉलिनेटेड होते हुए इसमें जो पोलन इतना स्टिकी होता है, चिपका हुआ होता है, अगर मधुमक्खियां ना हो तो उसमें सरसों के अंदर करीब 25 से 30% उपज के अंदर इजाफा होता है। ऐसे परिणाम अनुसंधान के मिले हैं। और साथ साथ ऑयल कंटेंट भी बढ़ता है, 0.5% से लेके 1% तेल की मात्रा भी बढ़ती है। इसी प्रकार से इनका योगदान विभिन्न फसलों में बहुत बड़ा योगदान है। और मधुमक्खियां जो हैं इस पृथ्वी के ऊपर 70 से 75% योगदान पूरी कृषि में, चाहे वो आपके फल वृक्ष हों, फसलें हों, तिलहन हो, दलहन हो, मसाले हों, जो भी हों, सब के अंदर उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अगर ये मौजूद ना हो पृथ्वी के ऊपर तो हमारा खाना हम पैदा नहीं कर सकते, कृषि संभव नहीं है। तो मनोज जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद मैम जी। तो मुझे लगता है कि देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात बताई डॉक्टर साहब की, कितनी मधुमक्खियां हमारे लिए कितनी मित्र की तरह हमारे लिए काम करती हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं जैसा कि पूछ रहा था कि किस तरह से जो युवा, खासतौर से युवा किसान जो आना चाहते हैं, तो किस तरह से शुरुआत करें, कितने बॉक्स रखें और कितने बॉक्स वो बी कीपिंग के लिए रख सकते हैं और शुरुआत कर सकते हैं? सबसे पहली आवश्यकता है प्रशिक्षण। साइंटिफिक बी कीपिंग की ट्रेनिंग 5 से 7 दिन की होती है, वो लेंगे, उनको प्रमाण पत्र मिलेगा, योजनाओं का फायदा लेंगे। वो छोटे पैमाने पर करना चाहते हैं तो 10-15 बॉक्सेस से कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो वो 50 से लेकर 100 बॉक्सेस से भी शुरुआत कर सकते हैं। और शुरुआत का जो असली समय है वो अक्टूबर और नवंबर का महीना है। अच्छा। जब हमारी ऑयल सीड्स क्रॉप आएंगी तो उस टाइम पे इसको अगर शुरू किया जाए तो बहुत ही ज्यादा उनके लिए सार्थक होगा, लाभदायक होगा। शहद भी खूब अच्छी मात्रा में बिल्कुल। मिलेगा। तो लेकिन वही है, पूरी जानकारी, योजनाओं का फायदा लेके जब आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है कि अगर जो भी युवा किसान आना चाहते हैं या जो भी लोग आना चाहते हैं, महिलाएं जो आना चाहती हैं, तो ये सही समय रहेगा प्रशिक्षण का? प्रशिक्षण उससे पहले भी ले सकते हैं, प्रशिक्षण उस दौरान भी होता है। प्रशिक्षण तो क्योंकि हमारे पास बॉक्सेज अनुसंधान के लिए या बी कीपर्स हैं, वो उनको माइग्रेट करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है। जी सर, फोन आ गया है, फिर से बात करते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, जल्दी से बताइए। मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ, बुंदेलखंड जिला हमीरपुर से। बुंदेलखंड हमीरपुर से बोल रहे हैं, क्या सवाल है, पूछिए। मेरा ये सवाल है मैम कि जैसे हमारे पास घर में अगर बॉक्स लगाना चाहें तो
वहाँ हो सकती है सुविधा कोई? मतलब मकान है, छोटा है, 500 गज का एरिया पड़ा है, बाउंड्री है। अच्छा। तो उसमें हमारा ये चल सकता है प्रोजेक्ट? जी जी बिल्कुल। नहीं, देखिए, अगर घनी आबादी का क्षेत्र है जहाँ पर रहे गांव के आसपास फसलें तो होती होंगी, खेती होती है, तो आप रख सकते हैं एक आध बॉक्स। वरना आपको जो बक्से हैं वो ज्यादातर खेतों में रखने चाहिए, और फसलों की अगर वहाँ भरपूर मात्रा है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। बाकी गांव में क्योंकि फसलें होती है चारों तरफ, गांव ज्यादा बड़े नहीं होते, तो आप रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको सुझाव दूंगा, आप क्योंकि बुंदेलखंड से आते हैं, तो हमारा जो केंद्र है वो बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर है, बांदा में। कभी वहाँ का भ्रमण करिए और वहाँ जाकर आप देखिए कि किस प्रकार से सही तरीके से मधुमक्खी पालन होता है। ठीक। डॉक्टर साहब ने बड़े, अभी बहुत सारे हमारे पास इस तरह की जिज्ञासाएं आ रही हैं, तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब, इससे लगता है कि बहुत सारे लोग इस व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं और इस व्यवसाय को करना चाहते हैं। तो मेरा वही आपसे सवाल कि अगर कोई भी 10-15 बॉक्स से, जैसे आपने बताया, या फिर इससे ज्यादा 40-50 या 100 बॉक्स से, तो क्या सरकार से भी इसके लिए कोई मदद या कोई लोन इस तरह का मिलता है? बिल्कुल मदद है, उसमें सब्सिडी जो है, अनुदान जो है वो है, लेकिन वो ट्रेनिंग के बाद है। और 40% तक जो है अनुदान केंद्र सरकार की जो स्कीम है नेशनल बी बोर्ड की, उसके अंतर्गत मिलता है राज्य सरकारों की मार्फत। तो इन लोगों को पहले प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, उसके कई फायदे होंगे। सर्टिफिकेट होने के बाद माइग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और सुविधाओं का फायदा जो लेना चाहेंगे तो वो भी आसानी से मिलेगा। फिर ये अपने एनबीबी के पोर्टल के ऊपर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, पंजीकृत कर सकते हैं, तो वो उनकी पहचान हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब फिर हाजिर होते हैं। हमारे कार्यक्रम का बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। एक छोटा सा अंतराल लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित, और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और प्रतिमा, जैसे कि हम बात कर रहे थे मधुमक्खी पालन की, और डॉक्टर साहब जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के इस तरह के सवाल आ रहे हैं, और लोग बड़े जिज्ञासा है उनमें कि किस तरह से हम इस व्यवसाय में आए। और जैसे कि आपने बताया कि प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, तो मेरा ये जानना है कि जब हम बी बॉक्स लगा लें, तो उसके बाद बी बॉक्स लगाने के बाद, ये जो मधुमक्खी पालन के बॉक्स हैं लगाने के बाद, क्या क्या विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए कि हमें एक अच्छा उत्पादन मिले? एक तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि जहां आप करना चाह रहे हैं वहां पे फसलों की उपलब्धता, मधुमक्खियों के लिए जितनी संख्या में आपने बॉक्सेस रखे हैं, क्या उतना खाना उपलब्ध है। नंबर 2, फिर आपने कि जो दूसरी देखभाल है, गर्मी से देखभाल करनी है, धूप से देखभाल करनी, बारिश से देखभाल करनी है। कई बार क्या होता है, बी बॉक्सेस आपने रख दिए, उसमें चींटियां चढ़ गई नीचे से, तो उनकी जो टांग होती है बॉक्सेस की, वो कटोरी में पानी भर के और उसमें कोई एक दवाई डालते हैं ताकि चींटियां बक्से के अंदर ना वो करें। कई बार क्या होते हैं, ततैया वगैरह जो हैं, वास्प जो हैं, वो घुसने की कोशिश करते हैं और वो अंदर उनके बच्चों को खाने के प्रयास करेंगे, मारने का प्रयास करेंगे, तो उनसे देखभाल। तो लगातार ये साल भर जब आप बी बॉक्सेस को रखते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, तो प्रशिक्षण में आपको पूरी जानकारी दी जाती है कि किस प्रकार से आपको उनके लिए पानी का स्रोत उपलब्ध है कि नहीं है, गर्मी में ज्यादा स्रोत की जरूरत पड़ेगी, और अगर खाने की कमी है तो आपको ऐसी कमी के दौरान उसका सब्स्टिट्यूट क्या देना पड़ेगा। फूड सब्स्टिट्यूट क्या होगा, चीनी का घोल होगा या पोलन आपने इकट्ठा करवा रखा, कहीं से पोलन आप उनको खिलाएंगे। तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्रशिक्षण में हर एक चीज को बताया जाता है कि किन किन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज बात कर रहे हैं कि मधुमक्खी पालन और स्वरोजगार,
शहद के अतिरिक्त कौन कौन से ऐसे उत्पाद हैं जो हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होता है और इसे स्वरोजगार के लिए हम अपना सकते हैं? देखिए प्रतिमा जी, सबसे पहला योगदान, सबसे पहला उत्पाद तो कृषि में परागण है। नंबर 2 शहद है। शहद के बाद जो दूसरे बाय प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर जो है वेनम है, जो कि मधुमक्खियों का विष है। अच्छा, वो दवाइयों में इस्तेमाल होता है। फिर इसके अलावा मोम, वैक्स की बात की आपने, वैक्स है। फिर रॉयल जेली की बहुत भारी कीमत है। उसके अलावा प्रोपोलिस है। तो ये सारे उत्पाद हैं। और ये जो वैक्स है, मोम है, ये प्राकृतिक है। अभी तक तो हम जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जो बनता है, मोमबत्ती आती है, आपका जितना भी आप मोम देखते हुए, वो सिंथेटिक है। और इससे बनाया हुआ जो मोम है वो प्राकृतिक रूप से बना हुआ मधुमक्खियां बनाती हैं, वो अपने उसमें इस्तेमाल करती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे अतिरिक्त उत्पाद। फिर मधुमक्खियां पोलन लाती हैं। तो पोलन जो है, अगर मान लिया कोई शाकाहारी है बिल्कुल और अंडा भी नहीं खाना चाहता और प्रोटीन की वो अपनी आपूर्ति करना चाहता है, तो पोलन से ज्यादा तो प्रोटीन किसी चीज में होता नहीं। तो आप ताजे प्रोटीन किस रूप में, पोलन के रूप में खा सकते हैं। विदेशों में, अमेरिका जैसे देशों में, यूरोप में पोलन्स की बहुत बड़ी मार्केट है। तो हमारे देश में भी इसको आगे अग्रसर किया जा सकता है। तो ये बाय प्रोडक्ट्स हैं जो मधुमक्खियां वो पोलन इकट्ठा करके लाती है अपने लिए। लेकिन हमें मान लिया पोलन इकट्ठा करना है बेचने के लिए, तो उसको हम पोलन ट्रैप लगा देंगे। ठीक है, जब वो आएंगी अपने बक्से में घुसेंगी तो वो जो उनके पंखों में, पिछले पंखों में पोलन बास्केट्स लगी रहती हैं, वो झड़ जाएंगी, वहां से पोलन उसमें गिर जाएगा ट्रैप के द्वारा, तो वो इकट्ठा हो जाएगा। तो पोलन कलेक्शन का तरीका फिर हमने अनुसंधान में बनाया है कि बगीचों में हम कहीं और से पोलन ला रहे हैं, वहां पोलन की कमी है, कोई पॉलिनाइजर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पोलन डिस्पेंसर भी हम लगाते हैं बक्से के बाहर, गेट, एग्जिट गेट के ऊपर। तो अनुसंधान में बहुत सारी चीजें आगे चल रही हैं। तो डॉक्टर साहब, ये तो मधुमक्खी पालन और इतने सारे इसमें रोजगार के रूप में अपनाया जा सकता है। बिल्कुल अलग अलग उत्पादों के बिल्कुल कि कृषि में मधुमक्खी पालन को परागण सेवा के रूप में यूरोप के जैसे देशों में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो इसको अभी तक हिंदुस्तान में लोग अब समझने लगे हैं। तो इसको बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है, युवा इसमें बहुत आगे आ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, समय खत्म हो गया हमारा, तो अंतिम बात क्या कहना चाहेंगे हमारे सभी? यही कहना चाहूंगा कि युवा आगे आए, प्रशिक्षण लें और इससे जुड़े। इससे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगी और हमारे युवाओं को जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है, स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मधुमक्खी व्यवसाय में आएंगे और वो आगे बढ़ेंगे और मुझे लगता है कि पूरे देश का नाम और पूरी दुनिया में करेंगे, तो मुझे लगता है तो इसी के साथ मुझे लगता है हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। और किसान की बात सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। और इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले अपने जो डॉक्टर साहब हैं बलराज सिंह जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप आए, हमारे स्टूडियो में इतनी अच्छी जानकारी विस्तार से दी। और रजनीश, मैं प्रतिमा शर्मा और आप, मैं रजनीश, आप और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शिवनंदन लाल जी के साथ लेते हैं आपसे विदा, कहते हैं नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हमारा हर किसान